So hello everyone and welcome to Wise IAS, your true companion in UPSC preparations. पॉलिटी की इस सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्राइब्यूनल्स। हमने पॉलिटी की सीरीज में पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। अब ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हमारे देश के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशरी का काम कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उससे नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो इस इंटीग्रेटेड जुडिशरी में एक हायरार्की भी हमने देखी। देयर इज अ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स कि इस कोर्ट से बड़ा ये वाला कोर्ट और उस कोर्ट से बड़ा एक और कोर्ट। देयर इज अ हायरार्की। अगर किसी को कोई केस फाइल करना हो तो उसको उस हायरार्की में फॉलो करना होगा, उस हायरार्की के जरिए जाना होगा ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक की कोर्ट। तो हमारे देश के अंदर क्या यही कोर्ट्स हैं जो कि हमारे सारे के सारे तरीके के मैटर्स को देखेंगे? अगर कोई इंसान एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी एक्ट से एग्रीव्ड है तो उसको क्या इन्हीं कोर्ट्स में जाना होगा? इस तरीके से तो हमारे देश के अंदर जो जुडिशरी है वो तो ओवरबर्डन्ड हो जाएगी, उसका बर्डन इतना बढ़ जाएगा कि उनके पास समय ही नहीं रहेगा। हमारे देश में जुडिशरी पहले ही बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, तो कुछ कारणों की वजह से, ऐसे ही कुछ कारणों की वजह से ट्राइब्यूनल्स का कंसेप्ट हमारे देश में आया। अब ये ट्राइब्यूनल्स है क्या, कैसे काम करती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्यूनल्स की क्या क्या प्रोविजंस है और ये कब आई, इसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो बेसिकली ट्राइब्यूनल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से थी या बाद में आई? ट्राइब्यूनल्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं थी। ट्राइब्यूनल्स का कंसेप्ट जो है ये 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया। Tribunals were constituted with the objective of delivering speedy, inexpensive, and decentralized adjudication of disputes in various matters. तो कुछ मैटर्स जो हैं वो लिस्ट डाउन कर दिए गए कि भैया ये ट्राइब्यूनल हम सेट कर रहे हैं और ये ट्राइब्यूनल जो है वो केवल इन्हीं मैटर्स को देखेगी। Tribunals are created to avoid the regular court route for disposition of disputes. तो रेगुलर कोर्ट का जो रूट होता है, रेगुलर कोर्ट का जो चैनल होता है, वो तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड है कि जस्टिस डिलीवरी में इतना समय लग जाएगा। तो ट्राइब्यूनल्स जो सेट करी गई उनमें रेगुलर कोर्ट्स का रूट जो है वो फॉलो नहीं करना। Some tribunals are specialized government agencies like boards and they also have decision making powers conferred upon them by law. तो कुछ ट्राइब्यूनल्स जो हैं इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी है। The provision for tribunal was not present in the constitution originally. पहले से ये प्रोविजन जो था कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया, प्रोविजंस उसके अकॉर्डिंग विद द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी से 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड पार्ट 14A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्राइब्यूनल्स। इट कंटेन्स 2 आर्टिकल्स। तो पार्ट 14A जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया और इसमें केवल 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323A 323A के बारे में अगर बात करें तो ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या हैं? ये क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दैट रिजॉल्व डिस्प्यूट्स related to the recruitment and service conditions of persons engaged in the public service। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से जो लोग संबंध रखते हैं
उनकी प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में आएंगे। आर्टिकल 323 ए प्रोवाइड्स फॉर दिस एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वाज क्रिएटेड अंडर दिस सेक्शन। तो आर्टिकल 323 ए ने इसकी प्रोविजन बनाई और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इसके तहत जो है बना दी गई। आर्टिकल 323 बी की अगर बात करूं, ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर सब्जेक्ट सच एज टैक्स के रिलेशन में कोई ट्राइब्यूनल, टैक्स के रिलेटेड कोई मैटर हो, इंडस्ट्रियल और लेबर रिलेटेड कोई मैटर हो, फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर हो, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई मैटर हो, फूड से रिलेटेड कोई मैटर हो, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी की लिमिट लगा देना कि अर्बन एरियाज में एक इंसान कितनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे रख सकता है, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई मैटर हो, रेंट एंड टेनेंसी राइट से रिलेटेड कोई मैटर हो, तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ट्राइब्यूनल्स जो हैं बनाई जा सकती है। While Article 323 A deals with the administrative tribunals or 323 B deal with other type of tribunal. अदर टाइप ऑफ ट्राइब्यूनल के सब्जेक्ट हमने देखे, इसमें एनजीटी भी आएगा, आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी आएगा, कंपटीशन एपिलेट ट्राइब्यूनल भी आएगा, कॉम्पैट कहते हैं प्यार से हम इसे, और सैट भी आएगा, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल। Tribunals under Article 323A can be established only by the Parliament. 323A के अंदर अगर कोई ट्राइब्यूनल जो है वो सेटअप करना है तो केवल मात्र ये पार्लियामेंट ही एस्टैब्लिश कर सकती है। However, tribunals under 323B can be established by both the Parliament and the state legislature. तो ये ध्यान रखने की चीज है, यूपीएससी might ask question on this. अब ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आपके लिए रह सकता है, 323 ए के तहत जो ट्राइब्यूनल बनेगी उसकी पावर जो है केवल मात्र पार्लियामेंट के पास, और 323 बी के अंदर जो ट्राइब्यूनल्स बनाई जा सकती हैं इसकी पावर जो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है। अंडर आर्टिकल 323 ए देयर कैन बी ओनली वन ट्राइब्यूनल एट द सेंटर एंड वन फॉर ईच स्टेट। तो हर एक स्टेट के लिए एक ट्राइब्यूनल और सेंटर के लिए एक, और टू और मोर स्टेट्स, और हो सकता है कि दो स्टेट्स के लिए एक ट्राइब्यूनल भी बना दिया जाए। बट अंडर 323 बी देयर कैन बी अ हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल्स। अब हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल्स का मतलब ये है कि 323 बी के अंदर हमने जो ये सब्जेक्ट्स देखे थे, आर्टिकल 323 बी के अंदर टैक्सेशन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर मैटर्स आ गए, लैंड रिफॉर्म्स आ गए, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फूड, सीलिंग ऑन दी अर्बन प्रॉपर्टी, पार्लियामेंट के रिलेटेड इलेक्शंस के मैटर, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के मैटर, रेंट और टेनेंसी मैटर्स। तो देयर कैन बी अ हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल्स। हायरार्की बोले तो कि वो एक सेटअप बना देंगे कि ट्राइब्यूनल जिसको आप सबसे पहले, लोअर लेवल की ट्राइब्यूनल जिसको आप सबसे पहले अप्रोच करेंगे, और उसके डिसीजन से अगर आप एग्रीव्ड हैं तो उसके ऊपर अपील करने के लिए एक और ट्राइब्यूनल, उसके ऊपर अपील करने के लिए एक और ट्राइब्यूनल। तो देयर कैन बी अ hierarchy of tribunals. अब बात करेंगे 323 ए के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या हैं, दे आर ऑफ स्टैट्यूटरी ओरिजिन एंड सो मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट बाय द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। हमने देखा था कि 323 ए के अंदर जो ट्राइब्यूनल्स बनाई जा रही हैं ये ट्राइब्यूनल्स या तो पार्लियामेंट बनाएगी। अब पार्लियामेंट, अब सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है ट्राइब्यूनल बनाने की, तो ये ट्राइब्यूनल्स जो 323 ए के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो बनेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनेंगे तो इनकी बैकिंग होगी किसी ना किसी लॉ से। एक लॉ पास किया जाएगा, एक एक्ट पास किया जाएगा जिसमें यह प्रोविजन होगी कि इस तरीके का ट्राइब्यूनल जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है।
अब वो ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक लॉ पास किया और वहां से ट्राइब्यूनल का बर्थ होगा, वहां से उसका ओरिजिन होगा। इस तरीके से ट्राइब्यूनल जो है वो पैदा होगी, वो बनाई जाएगी। दे आर क्वासी जुडिशियल इन नेचर। अब ये क्वासी जुडिशियल इन नेचर होते हैं, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो जुडिशियल पावर तो है, पर जुडिशियल पावर पूरे तरीके से कोर्ट्स वाली पावर नहीं होती। देयर इज सम डिफरेंस, which means they have some, not all the features of the code। यानी कि इनके पास केवल कुछ फंक्शंस हैं कोर्ट वाले, सारे के सारे फंक्शंस कोर्ट वाले इनके पास नहीं होंगे। दे फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड आर नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब नेचुरल जस्टिस जो है, इस प्रिंसिपल के ऊपर ट्राइब्यूनल्स काम करेंगे, पर कोर्ट का जो प्रोसीजर है सीपीसी है और सीआरपीसी, इससे ट्राइब्यूनल जो है बाउंड नहीं। अब आप बोलेंगे कि सीपीसी क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड क्या है, तो ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा। हमारे देश के अंदर दो तरीके के लॉज, एक सिविल लॉ और दूसरा क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ वो वाले लॉ होते हैं जब किसी एक इंसान ने या कुछ ग्रुप ऑफ इंसानों ने किसी एक इंसान का या कुछ ग्रुप ऑफ इंसानों का राइट इन्फ्रिंज कर दिया। अगर कुछ ऐसा गलत काम हुआ वो एक इंसान या कुछ ग्रुप ऑफ इंसानों के खिलाफ हुआ, नॉट अगेंस्ट दी होल ऑफ सोसाइटी। पर क्रिमिनल लॉ वो वाले लॉ हैं जो उन चीजों से डील करते हैं। अगर एक अपराध होता है तो वो अपराधी जो अपराध करता है वो पूरी सोसाइटी की नजरों में अपराधी है, पूरी सोसाइटी को उस एक्यूज्ड से खतरा है। तो इस तरीके से क्रिमिनल लॉ पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट जो है वो ऑफेंस होता है, इसकी बात करते हैं। हमारे जो लॉ हैं, फॉर एग्जांपल योर इंडियन पिनल कोड, वो बताता है कि क्या क्या क्राइम होते हैं और क्या क्या उनकी पनिशमेंट होती है। और हमारे कुछ और सिविल लॉज की अगर आप बात करें तो वो बताते हैं कि भैया क्या सिविल रॉन्ग होगा और क्या उसकी पेनल्टी दी जा सकती है और क्या उसका कंपनसेशन दिया जा सकता है और क्या उसका रेमेडी दिया जा सकता है। पर ये कोर्ट के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर पुलिस को फॉलो करना होगा, इसके लिए आपका एक प्रोसीजर बनाया गया। क्रिमिनल लॉ के लिए जो प्रोसीजर है उसको क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं और सिविल लॉ के लिए जो प्रोसीजर है उसको सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं। तो बेसिकली कोर्ट्स का जो एक्ट है, जो रूट है या जो प्रोसीजर है वो गवर्न होता है सिविल प्रोसीजर कोड से। तो ट्राइब्यूनल्स क्योंकि क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं तो दे आर नॉट बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड कि भैया इस तरीके से हमें केस चलाना होगा, इस तरीके से हेयरिंग करनी होगी। वो कोई भी अपना डिसीजन ले सकते हैं, अपना प्रोसीजर बना सकते हैं, पर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट इज दे हैव द पावर टू समन विटनेसेस। किसी भी गवाह को समन कर सकते हैं। एडमिनिस्टर ओथ। अब आपने फिल्मों में देखा होगा गीता की कसम दिलवाई जाती है, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, तो उसको कहते हैं ओथ। ये ओथ एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। कंपेल द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किसी को कह सकते हैं कि भैया आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स हमारे समक्ष जो है वो लाकर पेश कीजिए। और जो भी पार इस रिलेशन में कोर्ट्स की होती हैं उनकी पास हैं, ये सारी पार्स तो रहेंगे। द रिट्स ऑफ द प्रोहिबिशन एंड सर्चुरारी आर अवेलेबल अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सच ट्राइब्यूनल। तो इन ट्राइब्यूनल्स के लिए जो रिट्स ऑफ सर्क्युलरी और प्रोहिबिशन जो है वो इशू कराई जा सकती है। दे आर इंडिपेंडेंट बॉडीज एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेस। ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस से परे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनके काम में दखल नहीं दे सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के एडवांटेजेस क्या हैं? अब ये बनाई तो भैया इसका जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो एडवांटेजेस क्या हैं? ट्राइब्यूनल्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी
व्हेन कंपेयर टू ऑर्डिनरी कोर्ट्स। अब फ्लेक्सिबिलिटी तो भैया आएगी क्योंकि सीपीसी की प्रोविजंस नहीं लग रही, ये अपना प्रोसीजर खुद डिसाइड कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल ये न्याय करेंगे चाहे जिस तरीके से भी हो। have to adhere to the strict procedure. So they do not have to adhere to the strict procedure as the courts are bound to do. They are cheaper and offer speedy justice. भैया प्रोसीजर वैसा नहीं फॉलो होगा, आराम से न्याय की तरफ आप सीधा भाग सकते हो, तो ये स्पीडी होगा, सस्ता होगा। The procedure followed by the tribunals in simple and easy and to understand even for the layman. तो अगर प्रोसीजर वैसा फॉलो नहीं हो रहा है, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है, तो एक आम इंसान, आम व्यक्ति जो है वो बड़े आराम से अपना काम इसमें करा सकता है। दे ऑल्सो ऑफर रिलीफ टू द ऑर्डिनरी कोर्ट्स दैट आर ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड विद सूट्स। तो भैया अगर जो इनके केसेस हैं वो कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, कोर्ट्स को तो आराम मिलेगा कि भैया हमारे पास पहले ही बोझ बहुत है, पहले ही काम बहुत है। अब अगर हमारा काम, हमारा वर्कलोड कोई शेयर कर रहा है हमारे साथ, तो कोर्ट्स का तो बर्डन कम होगा ही। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। दे गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ की स्पिरिट जो है उसके अगेंस्ट ये चलते हैं। रूल ऑफ लॉ ensures that arbitrary power is not exercised by the institutions or individuals. अब रूल ऑफ लॉ कहता है कि भैया एक प्रोसीजर, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि वो फॉलो नहीं हो रहा, राइट। इट इज द प्रिंसिपल दैट एवरीबडी इज सब्जेक्ट टू एंड अकाउंटेबल टू द लॉ विच इज फेयर। तो एवरीवन इज सब्जेक्ट टू एंड अकाउंटेबल टू, भैया हमारी जवाबदेही उस लॉ के बारे में जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो रूल ऑफ लॉ जो है ये फॉलो करना ही होगा। तो बेसिकली रूल ऑफ लॉ की जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट जाते हैं। ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैव अ यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रोसीजर फॉर सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। तो सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए मैंने बताया कि ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो है उनके पास सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये दोनों है। बट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के पास ऐसा कोई कोड ही नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो ये बताए कि भैया आपको इस तरीके से काम करना है। सच ट्राइब्यूनल्स आर समटाइम्स हैंडल्ड बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हु हैव नो एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स के हाथों में ये ट्रिब्यूनल्स होती हैं जो कि लॉ के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते। Hence they end up adopting summary procedure as well. तो उनको भैया पता ही नहीं कि किस तरीके से काम करना होगा, तो वो समरी प्रोसीजर फटाफट से बिना सोचे सिर्फ उनको दिखता है कि भैया हमें न्याय करना है। हाँ, दे माइट बी कैपेबल, पर उनको ये लगता है कि हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए, हमें स्पीडी ट्रायल चाहिए, पर उस स्पीड के अंदर भैया आप किसी बेगुनाह को रौंद दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बिना लॉ की जानकारी रखे जो इंसान अगर इसको मैनेज करेंगे तो दे एंड अप इन समरी प्रोसीजर। अब बात करेंगे चैलेंजेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स फेस करेंगे। देयर इज अ लैक ऑफ ऑटोनॉमी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ फंडिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल्स। ऑटोनॉमी नहीं है भैया, इनके फंड्स जो हैं इसमें ऑटोनॉमी नहीं है। इन द चंद्र कुमार केस 1997 द सुप्रीम कोर्ट had held that the appeals against the orders of the tribunal could be made to the High Court. Thus defeats the purpose of reducing the burden of the normal courts. तो भैया कोर्ट्स का बर्डन कम करने के लिए हमने ट्राइब्यूनल्स बनाई, पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया इनकी जो अपील है वो हाई कोर्ट में हो सकती है। तो मामला तो फिर कोर्ट में आ गया, क्या फायदा हुआ ट्राइब्यूनल बनाने का। करंटली देयर इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ट्राइब्यूनल टू फंक्शन एफिशिएंटली। अब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ट्राइब्यूनल्स का, तो एफिशिएंसी कैसे आएगी। जनरली द गवर्नमेंट अपॉइंट्स रिटायर्ड जजेस एज द चेयरपर्सन ऑफ द ट्राइब्यूनल। बिकॉज ऑफ दिस करंट जजेस could show favoritism towards certain things so that they may be appointed post retirement. तो सरकार जो है
रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करती है चेयरपर्सन। अब जो जजेस हैं वो सरकार की बायसनेस लाएंगे अपने काम में, और सरकार को फेवर करेंगे कि भैया हमारे रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ काम मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है। The autonomy of the tribunals should be maintained, and there is need for structural and functional reforms of tribunals so that they are removed from the influence of executive। तो ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव की इन्फ्लुएंस में है, इसको जरूरत है चेंज करने की, इसको इंडिपेंडेंट बनाने की। There should be some form of judicial control over the tribunals so that the rule of law is maintained। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो मेंटेन करने के लिए जुडिशियल कंट्रोल इज नेसेसरी। अब कुछ ट्राइब्यूनल्स की बात करें तो हमारे पास कुछ ट्राइब्यूनल्स के एग्जांपल्स के तौर पे लेंगे। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल, दिस इज अ मिलिट्री ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर द आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल्स एक्ट 2007 का। इट सेटल्स डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू द कमीशन एंड emoluments, appointments and service condition of the personnel in the armed forces। Its principal bench is in New Delhi। It also has 10 regional benches। अब ITAT की बात करें, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, established in 1941। The ITAT deals with the appeals under the Direct Taxes Act। The order passed by this tribunal are final and an appeal lies to the High Court only। अब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया इनकी अपील जो है हाई कोर्ट में जा सकती, तो बिल्कुल आईटेट की जो फैसले होंगे इसकी अपील हाई कोर्ट में जा सकती है, ओनली इफ द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजेस फॉर डिटर्मिनेशन। पर केवल मात्र अपील तभी जाएगी जब लॉ के पॉइंट के ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन खड़ा हो। इसके बाद है हमारा एनजीटी, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। इट वॉज फॉर्म्ड इन 2010 फॉर इफेक्टिव and expeditious disposal of the cases that are related to the protection and conservation of Vatavaran, forest and other natural resources, right? Water dispute tribunal, these are constituted for the purpose of settling disputes। किस रिलेशन में? Indian states on the question of water sharing between river and flow through the multiple states। पानी शेयर करने के लिए एक नदी का पानी डिफरेंट स्टेट्स में जब होके जाता है, उस पानी को लेकर कोई डिस्प्यूट ना, उसके रिलेशन में अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आता है तो वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के पास आएगा। अब बात करें कि कोर्ट ऑफ लॉ और ट्राइब्यूनल की, तो ट्राइब्यूनल जो बना है ये कोर्ट ऑफ लॉ से डिफरेंट क्यों? कोर्ट ऑफ लॉ जो होते हैं, इट इज पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम वेयर एंड द पावर आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेट। तो हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, राइट। दूसरी साइड पे ट्राइब्यूनल्स में देखें, इट इज एन एजेंसी क्रिएटेड बाय द स्टेट, इट इज द एजेंसी क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट। तो एक लॉ ने एजेंसी क्रिएट कर दी, उसको बोला ट्रिब्यूनल, एंड इन्वेस्टेड विद जुडिशियल पावर, तो कुछ जुडिशियल पावर दे दी। सिविल कोर्ट्स have the power to try all the civil suits unless there is an express or implied bar। तो सिविल कोर्ट्स जो है ये सारे सिविल सूट्स जो हैं ये हैंडल करेंगे जब तक कि स्पेसिफिकली उनको रोका ना जाए कि भैया आप ये वाले केस नहीं देखेंगे। ऑन द अदर हैंड ट्राइब्यूनल की बात करें, इट हैज द पावर टू ट्राई द केसेस that are of the type that the statute confers upon them। तो उस लॉ ने जिसने ट्रिब्यूनल बनाई वही लॉ बताएगा कि भैया इस ट्राइब्यूनल में कौन सा केस आएगा। दे आर फॉर्म्ड फॉर एडजुडिकेटिंग केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। इसमें मात्र कुछ एक तरीके के ही केसेस बताए जाते हैं कि ये ट्राइब्यूनल सिर्फ इसी तरीके के केसेस देखेगी। जजेस ऑफ द कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो जजेस कोर्ट्स में है ये एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है। ऑन द अदर हैंड ट्राइब्यूनल्स में tenure, terms and condition of services of the members of tribunal are entirely in the hands of executive। तो भैया एग्जीक्यूटिव इनके मालिक बन के रहते हैं। The presiding officer here is trained in law। कोर्ट्स के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो जजेस हैं, those judges are the experts of law।
On the other hand, tribunals में the presiding officer may or may not be the expert of law, right? The judges should be impartial and not interested in the subject matter of the dispute. कोर्ट्स के अंदर अगर किसी जज के सामने कोई केस आए और उस जज का उसी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस में कोई इंटरेस्ट हो, तो क्या वो न्याय कर पाएगा? नहीं। तो कोर्ट्स में जो जजेस हैं उनका डिस्प्यूट या सब्जेक्ट मैटर से कोई लेना देना नहीं। पर ट्राइब्यूनल्स में है, द ट्राइब्यूनल्स में बी अ पार्टी टू अ डिस्प्यूट। ट्राइब्यूनल खुद ही किसी डिस्प्यूट का पार्टी हो सकती है। कोर्ट्स ऑफ लॉ आर बाउंड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड एविडेंस। तो सीपीसी सीआरपीसी लॉ ऑफ एविडेंस ये जो है ये कोर्ट्स पे अप्लाई होगा। ट्राइब्यूनल्स ऑन द अदर हैंड आर नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ लॉ, they just have to follow the principle of natural justice. Courts can decide wires of legislation. On the other hand, tribunals cannot decide vices of the legislation. माने कि कोर्ट जो है ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई लॉ वैलिड है या नहीं, पर ट्राइब्यूनल्स के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। अब ट्राइब्यूनल्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सिग्निफिकेंस हम देखते हैं। दे आर द क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। दे परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शंस। क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं? एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना, डिटर्मिनिंग राइट्स बिटवीन कंटेस्टिंग पार्टीज। दोनों पार्टीज का राइट जो है वो ये डिटर्मिन करते हैं कि भैया आपके राइट्स क्या हैं। मेकिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले सकते हैं। रिव्यूइंग एन एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, रिव्यू कर सकते हैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को। दे आर यूजफुल इन शेयरिंग द बर्डन ऑफ द कोर्ट्स। तो ऑल द लेवल ऑफ कोर्ट्स जो है उनका बर्डन काफी हद तक ये शेयर करते हैं। अपील्स टू देयर डिसीजन कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सो दैट द जस्टिस इज डन टोटली। तो जस्टिस डिनाई ना किया जाए, ट्राइब्यूनल्स बायसनेस ना हो जाए, इसलिए इनकी अपील्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होती है। अब इश्यूज क्या है फंक्शनिंग ऑफ ट्राइब्यूनल्स? लैक ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब हमने देखा कि ट्राइब्यूनल्स में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। अ लार्ज सेगमेंट ऑफ जस्टिस डिलीवरी हैज शिफ्टेड फ्रॉम कोर्ट्स टू ट्राइब्यूनल। कोर्ट्स का काफी काम ट्राइब्यूनल्स के पास आ गया। द ट्राइब्यूनल्स आर रन बाय द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव एंड नॉट बाय द जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कुछ हद तक आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स एंड परफॉर्मेंस अप्रूवल, करियर पाथ फॉर ट्राइब्यूनल मेंबर्स, रेम्यूनरेशन जो है, टर्म्स ऑफ सर्विस जो है, आर ऑल आउटसाइड द ओवरसाइट ऑफ द जुडिशरी। भैया जुडिशरी इनको देख नहीं पा रहा, तो ये टोटली एग्जीक्यूटिव्स के हाथ। पेंडेंसी एंड वैकेंसी, द लॉ कमीशन रिपोर्ट्स हाईलाइटेड वरिंग पेंडेंसी फिगर फॉर वेरियस ट्राइब्यूनल्स। भैया कोर्ट्स में तो काम पड़ा ही था पेंडिंग, इनमें भी काम पेंडिंग हो गया। ट्राइब्यूनल्स ऑल्सो सफर फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ पर्सनल। अब जुडिशरी में वी हैव वेरी लेस नंबर ऑफ जजेस, ट्राइब्यूनल्स में भी यही चीज हम देख रहे हैं। एक्सक्लूडिंग jurisdiction of the courts, with so many areas of jurisdiction being taken away from the high court and moved to the tribunals, unmindful long-term damage is being inflicted on the judiciary. The very creation of regulatory agencies and giving them quasi-judicial power is excluding the jurisdiction of courts. तो भैया अगर हमने ट्राइब्यूनल्स को एक पावर दे दी, वो कहीं से तो लेके दी, ज्यूरिसडिक्शन की पावर हमने लेके ट्राइब्यूनल्स को दी, तो ज्यूरिसडिक्शन जो है कोर्ट की वो कम होती जा रही है। लैक ऑफ ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, ये हमने पहले भी डिस्कस करा। इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है, फाइनेंशियल रिलेशन के लिए, फाइनेंशियल काम के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। अब क्या क्या किया जा सकता है? द वे टू रिफॉर्म द ट्रिब्यूनल सिस्टम इज टू लुक एट द सॉल्यूशंस फ्रॉम अ सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव सपोर्टेड बाय एविडेंस। तो सिस्टमैटिक जो है वो रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द होलिस्टिक रिफॉर्म्स कैन ओनली बी कंसीव्ड एंड एफिशिएंटली इंप्लीमेंटेड बाय एंगेजिंग विद ऑल दी स्टेक होल्डर्स। सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलना हो। एस्टैब्लिशिंग द एनटीसी विल डेफिनेटली एंटेल अ रैडिकल restructuring of the present tribunal system. The finance ministry should come up with a transition plan
टू ट्रांसफर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्राइब्यूनल्स टू एनटीसी। तो एनटीसी बना दीजिए और ढंग से बनाइए। शिफ्टिंग द ओवरसाइट ऑफ ट्राइब्यूनल्स फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट टू द जुडिशरी कैन ऑल्सो बी ए सुटेबल स्टेप। तो जुडिशरी को पावर दे दीजिए कि भैया वो सुपरविजन करें। अब जैसे हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट के ऊपर सुपरवाइजरी पावर रखता है, इसी तरीके से अगर हाई कोर्ट को पावर दे दी जाए कि वो लोअर कोर्ट्स के ऊपर सुपरवाइजरी, लोअर ट्राइब्यूनल्स के ऊपर भी सुपरवाइजरी पावर रखे। पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फॉलोइंग। अब ये क्या क्या है इसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, adjudication or trial by tribunals in respect of enforcement of any tax, adjudication or trials by tribunal in respect of stealing of urban property, adjudicating or trial by tribunals in respect of industrial and labor disputes। तो पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था कि ये किन किन चीजों से डील करता है, और इसमें ये चारों चीजें जो दी गई हैं ये सारी की सारी हमने पढ़ी कि भैया पार्ट 14A में ये डाली थी। तो अगर हमें सिलेक्ट करना हो करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, तो भैया हमारे पास ऑप्शंस में 1 and 4 है, 3 and 4 है, 1 2 and 3 है, 1 2 3 and 4 है। अगर हम ऑप्शंस ध्यान से देखें तो भैया ये सारी की सारी चीजें जो थी ये उसके अंदर कवर्ड थी। तो बेसिकली ट्राइब्यूनल्स के पास ये सारी की सारी पावर्स हैं। तो the correct answer is A, 1 2 3 and 4। The next question is, which one of the following is a quasi judicial authority? Central Vigilance Commission, National Commission for Women, Comptroller and Auditor General of India, Administrative Tribunal। हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, क्योंकि जुडिशियल पावर इनमें हमने खुद कुछ हद तक जुडिशियल पावर जो है वो इनमें डालती। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। अदरवाइज आप देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास जुडिशियल पावर नहीं है, चाहे थोड़ी सी भी हो। नेशनल कमीशन फॉर विमेन में भी नहीं है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में भी नहीं है। कैग को हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, कैग की जो ड्यूटी है ये ऑडिट करना है अकाउंट्स, तो जुडिशियल पावर तो यहाँ कहीं नहीं है। तो अगर हम एलिमिनेट करें, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर नहीं मालूम, एलिमिनेशन टेक्निक से आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। भैया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, तो इट माइट बी कंफ्यूजिंग फॉर यू कि इसके पास जुडिशियल पावर है कि नहीं, इसको भैया आप अलग रखिए। नेशनल कमीशन फॉर विमेन, अब ये नेशनल कमीशन फॉर विमेन जो बनाई गई ये टू रिफॉर्म द लॉज, ये सारी चीज़ों के लिए बनाई गई कि भैया विमेन की प्रोटेक्शन हो, ये सब हो। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आप देखें कि कैग की हमने पास रखी थी, जुडिशियल फंक्शन तो है ही नहीं इनके पास। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, अब ये जो नाम है आपके पास दो ऑप्शंस रह गए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। इनमें से अगर आपको सिलेक्ट करना है तो ट्राइब्यूनल वर्ड इज इटसेल्फ सेइंग कि भैया मेरे पास कोर्ट की पावर है, यू कैन इजीली सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब बात करें मेंस प्रोस्पेक्टिव से आपके अगर क्वेश्चंस की, तो उसमें आपको डायरेक्टली 323 और 323A और 323B इन पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्राइब्यूनल्स, व्हाई ट्राइब्यूनल्स वर मेड पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई द प्रोविजंस वर मेड इन रिलेशन टू द ट्राइब्यूनल। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन इस तरीके से मेंस प्रोस्पेक्टिव से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम देखें ट्राइब्यूनल्स का पार्ट बहुत ही छोटा पार्ट आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन में है, सिर्फ 2 आर्टिकल्स ही इनसे डील कर रहे हैं, पर हमारे लिए ट्राइब्यूनल्स का इंपॉर्टेंस बहुत है। मैंने इस पीपीटी के अंदर कुछ क्रिटिसिज्म भी डाला ट्राइब्यूनल्स का और उनके चैलेंजेस भी डाले, और हमने वे फॉरवर्ड भी डिस्कस करा। तो बेसिकली जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे एंड में आपको कंक्लूड तो जरूर करना होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ट्राइब्यूनल्स, तो आप प्रॉब्लम्स लिखिए और उसके बाद उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी जरूर लिखिए कि भैया प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ट्राइब्यूनल्स को जो है हटा दिया जाए। अब वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड लिख के आप लिखेंगे कि भैया इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, और दिस विल मेक योर आंसर वेरी गुड। तो
दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।